नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हम चर्चा करेंगे यूपी चुनाव को लेकर, जो कि देश की सबसे बड़ी चुनाव है। और वहीं से दिल्ली में भी किसकी सरकार बनेगी, यानी केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, ये यूपी से ही तय होता है। और आज हमारे देश में यूपी का जो चुनाव है वो बहुत ही अहमियत रखता है और पूरे माहौल के साथ छाया हुआ है। तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि यूपी के चुनाव में मतदाताओं के ऊपर कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, यानी किस किस विषय को लेकर मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। फर्स्ट बात ये हो गया। और सेकंड कि किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी में। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं राम प्रवेश जी, और इनसे ही हम चर्चा करेंगे जो कि यूपी के चुनाव पे आज जब से चुनाव शुरू हुआ है उस पे पूरी तरीके से टकटकी लगाए और वहाँ से पूरी तरीके से अध्ययन किए हुए हैं। और उस अध्ययन को आज हम सभी के साथ ये शेयर करेंगे कि वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी और किस मुद्दे पे जनता ने वहाँ पे वोट किया है। तो राम प्रवेश जी, सबसे पहला सवाल कि जब जनता वोट करने के लिए जाती है, हालांकि कई तरह के वोटर होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो वोटर होते हैं वो कि उनके ऊपर कौन कौन सा मुद्दा, यानी अगर वो लोग सरकार को वोट कर रहे हैं तो उन्हें क्या अच्छा लगा है, और सरकार को अगर वो वोट नहीं दिए हैं तो क्या उनको बुरा लगा है। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पूरी तरीके से चुनाव में हावी रहे हैं यूपी के विधानसभा चुनाव में। देखिए मंतोष जी, जनता की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हावी रहा है जनता के ऊपर गुंडागर्दी का मुद्दा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुंडों पर कार्रवाई की है और आज के डेट में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, उस आधार पे जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा गुंडागर्दी का है, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। दूसरे मुद्दे की बात करें तो जिस तरह सरकार ने लोगों के बीच सुविधाएं पहुंचाई है, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को जिस प्रकार से बिना बिचौलियों के हाथ में गए और जिस तरह से डायरेक्ट सरकार ने लोगों तक उन सुविधाओं को पहुंचाया है, जैसे राशन है, राशन जिस तरह से लोगों को पहुंच रहा है, काफी जनता उससे लाभान्वित हो रही है और काफी खुश दिख रही है। कुछ एक्स्ट्रा राशन भी वहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि चुनाव तक ही हो सकता है दिया जाए, जैसे मतलब चना दुगुनी मात्रा दी जा रही है। उसके अलावा चना दिया जा रहा है, दाल दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, नमक वगैरह भी दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है काफी खुश है। ये चुनाव का एक लॉलीपॉप है, हाँ जो भी हो, लेकिन जनता के लिए है। देखिए, सबके लिए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जिसे उसकी जरूरत है उसके लिए तो जो औरतें रसोई में खाना पका रही है उसके लिए तो मायने रखता ही है, उसके लिए तो एक वरदान साबित हो रहा है। और दूसरी बात, मध्यम वर्ग को भी अगर मिल जा रहा है, अगर डबल मात्रा में अगर राशन मिल जा रहा है तो उसको घाटा क्या है। कौन नहीं चाहता है कि उससे राशन मिले। आप समाज पर नजर उठाकर देख सकते हैं, हम लोग बिहार में रहते हैं फिर भी देख रहे हैं कि किस तरह लोग चाहते हैं कि मेरा राशन कार्ड बन जाए। तो ऐसी बात नहीं है, ये है। देखिए, पैसा मिलता है तो वो पैसा ठीक है कि पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन जब राशन घर में आता है तो उसकी बात कुछ और होती है। एक अलग तरह की संतुष्टि लोगों को मिलती है, और उसमें भी एक डबल मात्रा मिल रहा है, और साथ ही बिना मतलब उसमें काट छाट किए ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच रहा है। तो दूसरा मुद्दा ये हुआ। पहला मुद्दा तो ये है कि लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है सुरक्षा का मुद्दा, गुंडागर्दी का खात्मा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। और दूसरी बात, जिस तरह लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, भले ही राशन की बात हो या रसोई गैस की बात हो या अन्य जो भी सुविधाएं। कर्नाटक में कुछ हिजाब वाला मैटर हुआ था, इसमें विपक्षियों का कहना था कि ये भाजपा का एक ध्रुवीकरण का राजनीति है। तो भाजपा जो है वो मान लीजिए कि एक तरह से ध्रुवीकरण तो कहीं ना कहीं करती ही है किसी न किसी चुनाव में, और जो हिंदुत्व का खास वर्ग है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो हिंदुत्व का मुद्दा है वहाँ पे वोटिंग में कितना हावी रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसकी कोशिश तो करते ही हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा ध्रुवीकरण होता है कि उससे लाभ हो, बिल्कुल कोशिश करती है। लेकिन देखिए, उसने ये जो दो मुद्दों की बात पहले मैंने की कि गुंडागर्दी का खात्मा और लोगों को तक
तक लाभ पहुंचाना निर्बाध ढंग से और बिना उसमें काट छांट किए, बिना बिचौलियों के हाथ में गए। तो यही दोनों मुद्दे काफी हैं और जनता में ठीक है हिंदुत्व का मुद्दा भी है जी। लेकिन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जनता के जो मंदिर है, जैसा कि ये भी नारा दिया जा रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह का भी नारे दिए गए हैं और भाजपा के नेताओं द्वारा। तो ये जो मुद्दे हैं ये फिलहाल मान लीजिए कि बैक में है। हाँ देखिए, ठंडे बस्ते में नहीं है और साइड में, हाँ उन्हें साइड में कहा जा सकता है। देखिए जनता के बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए ये जो सुरक्षा का मुद्दा है, गुंडागर्दी का मुद्दा है और लोगों तक लाभ पहुंचाने वाली बात है, सुविधाएं और साथ ही डेवलपमेंट, जिस तरह के कार्यों को किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जिस तरह रोड का विस्तार हुआ है या हवाई अड्डे, बहुत सारे हवाई अड्डे बन रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है, जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर और लोगों तक लाभ पहुंचाने वाली बात हो, सुरक्षा की बात हो, तो ये सारे मुद्दे काफी हैं। देखिए राम परवेश जी को, लेकिन कौन नहीं चाहता है कि उसकी सीटें बढ़े और चांस कौन लेना चाहता है? तो वो तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उससे ज़्यादा सीटें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, ताकि सत्ता में न आने की कोई भी गुंजाइश न रहे। जी देखिए, हम वहाँ पे धरातल पे भी गए हैं और कई बार रिपोर्टिंग भी किए हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे वो जानते होंगे। तो वहाँ पे जो परिस्थिति है वो परिस्थिति मुझे 2017 वाली जो बीजेपी की परिस्थिति थी वो बूम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो सपा है, हालांकि जो बसपा है उसके साथ भी जो उसके जातिगत वोट है वो है उसके साथ। मैं जब उस जाति से, मायावती जिस जाति से आती है या जिस जाति के वो लोग वोट देते हैं, तो उस जाति के क्षेत्र में जब मैं गया था तो वो लोग मायावती के साथ ही हैं। जब सपा के साथ या बिहार यूपी का जो भी चुनाव होता है, कहीं ना कहीं इसमें जातियां हावी होती ही है पूरी तरीके से। आप जैसे कि बिहार में भी देख सकते हैं और यूपी में भी देख सकते हैं, और इन्हीं के आधार पे एक एक जाति को लेकर एक एक नेता बने हैं, वो अपना राज कर रहे हैं और जातियाँ भी उसके पीछे पागल है। तो जिस जाति से मायावती आती है उस जाति के लोग मान लीजिए कि उनके साथ हैं, और जो मुस्लिम है, जो यादव हैं, और कुछ मुझे लगता है कि ओबीसी वाले भी है जो सपा को प्लस कर रहे हैं। इस पे आप कितना विश्वास रखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है 2017 में जो वोट मिला था वो योगी के नाम पर नहीं मिला था और योगी के कार्यों मोदी के नाम पे मिला जी, मोदी के नाम पर मिला था और योगी जी का नाम चर्चा में भी नहीं था और ना ही बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आगे चेहरा करके प्रोजेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन 5 वर्षों में जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ के कार्यों को देखा है, उस आधार पर मुझे ये विश्वास है और मैं लोगों का ये जो उत्साह देख रहा हूँ, उस आधार पर मोटे तौर पर तो ये कह सकता हूँ कि वोट भी ज़्यादा मिलने वाले हैं और सीटें भी बीजेपी की बढ़ने वाली है। और जहाँ तक विभिन्न वर्ग समूहों की बात है, जातीय समूहों की बात है, उसमें देखिए जो वोट मुस्लिम वर्ग का जितना वोट बीजेपी को मिलता था ना के बराबर, उसमें इस बार बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। विशेष करके मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी को काफी संख्या में, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला वोट मिल रहा है। उसके साथ ही यादव वर्ग का भी वोट मिलने वाला है और जो ओबीसी है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उसमें मतलब गैर यादव ओबीसी, उसमें भी इजाफा होने वाला है और बीजेपी का वोट काफी बढ़ने वाला है, उसकी सीटें भी बढ़ने वाली। देखिए, जहां तक हम वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं से भी बात किए हैं, हालांकि मुस्लिम मतदाता तो बीजेपी को कह रहे हैं, लेकिन उनके कहने में कहीं ना कहीं मुझे व्यंग्यात्मक नजर आ रहा था। आप समझ रहे हो सकता है आपको व्यंग नजर आया हो और आप लोगों से मिले हुए हैं प्रत्यक्ष तौर पर, ऐसा लगा हो। लेकिन मोटे तौर पर और ओवरऑल बात किया जाए पूरे उत्तर प्रदेश की, तो मेरा ये अनुमान है कि जो भी वोट मिलता था मुस्लिम वर्ग का बीजेपी को नाम मात्र का, उसमें इस बार भारी इजाफा होने वाला है। पुरुष मतदाता भी, मुस्लिम वर्ग के जो पुरुष मतदाता हैं, उन्होंने भी इस बार वोट किया है और महिलाओं की तो काफी संख्या में वोट बीजेपी को मिला है। और कल 7वें चरण में 7 तारीख को 7वें चरण में मतदान होने वाला है, उसमें भी मिलने वाला है। और देखिए, जो ये बातें हो रही है, मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ इस चीज को और इस वीडियो को अगर आप इलेक्शन के मतलब गिनती के बाद देखें, रिजल्ट आने के बाद देखें, कोई देखेगा, मेरे दर्शक बंधु देखेंगे, तो इस चीज को भली भांति रियलाइज करेंगे कि हाँ, किस तरह का अनुमान मैं बतला रहा हूँ अपना और किस तरह का अनुभव कर रहा हूँ और क्या रिजल्ट में आ रहा है। चलिए, तो जो आपका अनुमान है सीटों के आधार पे,
तो कितनी सीटों की बात की जाए तो मेरा जो अनुमान है, मैं जो लोगों का उत्साह देख रहा हूं, अगली बार 2017 में 325 सीटें जो है भाजपा ने लीड की थी, वो अपने सहयोगी पार्टी को सहयोगियों के साथ, सहयोगी दलों के साथ 312 सीटें अकेले बीजेपी की थी, बीजेपी और जो कि एक 13 सीटें एक बम्पर उसका प्रदर्शन, हाँ, सहयोगी पार्टियों की थी, जिसमें सुहेल देव समाज पार्टी भी थी और अपना दल था जी। तो इस बार तो ये ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ हैं जी, लेकिन अपना दल साथ में है और निषाद पार्टी एक नई सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई, बीजेपी के साथ है। तो देखिए अभी का जो अनुमान है उसमें मेरा ये मत है, मुझे ये लग रहा है कि 350 से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती है। और जहाँ तक बात है, अगर कम की भी बात की जाए तो 325 से लेकर 350 सीटों के बीच बीजेपी रहने वाली है। और अगर अति उत्साह में बात किया जाए कि हाँ, मतदाताओं ने अगर मेरे अनुमान से भी ज़्यादा दिल खोल कर वोट दे दिया तो 350 की सीटों की संख्या भी पार कर जाए बीजेपी, तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं दिखता। चलिए राम परवेश जी, अब आपकी इन बातों से मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे 2017 के बजाय 2022 में भाजपा की जो सीटें हैं वो घटेगी। अब कितनी घटेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि 250 के आसपास जो भाजपा की सीटें हैं वो आ जाएगी और सरकार ये लोग बनाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जो 2017 वाला प्रदर्शन है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि भाजपा फिर से दोहरा पाएगी, जबकि आपको लग रहा है कि नहीं। देखिए मेरा जहाँ तक व्यापक पैमाने पे देख रहा हूँ जी, और जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का एक विश्वास होता है रूलिंग पार्टी के प्रति जी, रूलिंग पार्टी से जो संतुष्टि का भाव होता है, ये मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं 1990 से अभी तक विधानसभा चुनाव को भी देखता आ रहा हूँ, लोकसभा चुनाव को भी देखते आ रहा हूँ। इस अरसे में बहुत सारे लोकसभा के चुनाव हुए और बहुत सारे विधानसभाओं के भी चुनाव हुए, लेकिन रूलिंग पार्टी जो पार्टी सरकार में है, सरकार के प्रति इस तरह की संतुष्टि, इस तरह का संतुष्टि का भाव मैंने आज तक नहीं देखा है। थोड़ा बहुत इसकी झलक मुझे देखने को मिली थी। जो विरोध है वो मान लीजिए कि जातिगत आधार पे या धुर विरोधी है कि नहीं, हमें इनको नहीं देना है तो नहीं देना है, वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, वो लोग फिक्स हैं कि मुझे इस पार्टी को देना है तो देना है। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। अगर आप निष्पक्ष ढंग से और आम जनता की बात करें तो देखिए, मैं बोला कि एक बार मुझे देखने को मिला था, बिहार के अंदर उस चीज को देखने को मिला था कि सरकार से जो संतुष्टि का भाव होता है जनता में, तो जो 2005 से और 2010 तक पहली बार नीतीश कुमार का 5 वर्षों का जो शासन काल रहा, उस पीरियड में जनता का जो भाव देखने को मिला था सरकार के प्रति, एक संतुष्टि का भाव जी जी, और उसी आधार पे वोटिंग हुआ था और सरकार ने इतनी सीटें जीती थी कि बाकी 38 सीटें बची हुई थी, जिसमें सारी पार्टियों को सीटें मिली थी। 243 सीटों में काफी सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन ने जीता था, और 38 सीटों में से आरजेडी, कांग्रेस वगैरह वगैरह जो भी पार्टियां थी वो मुझे देखने को मिला था एक झलक। और उसके बाद मतलब ये जो अभी मात्रा दिखाई दे रहा है इस सरकार से, योगी सरकार के प्रति लोगों में जो संतुष्टि का भाव है कि भाई सरकार से तो मैं संतुष्ट हूँ, इतना प्रतिशत लोगों का, इतना प्रतिशत संतुष्टि वाला मैंने आज तक नहीं देखा है। और मुझे लगता है कि ये चीज जो संतुष्टि का भाव, जनता का संतुष्टि का भाव जो दिखाई दे रहा है, वो मतों में भी कन्वर्ट होगा और सीटें भी उसी हिसाब से आएंगी। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे राम परवेश जी का कहना है कि 350 से लेकर 350 सीटें भाजपा ला सकती है, जबकि मेरा अनुमान है कि जो भाजपा का 2017 का प्रदर्शन था, जितनी सीटें थी उस सीटों से कुछ खिसक सकती है, लेकिन जो सरकार है वो पूरी तरीके से भाजपा की ही, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।